और कह रहा है कि पर्यावरण संरक्षण क्या है। पर्यावरण संरक्षण क्या है, संरक्षण के बारे में समझिए थोड़ा सा। संरक्षण मतलब किसी को सुरक्षित रखना है। जैसे आपको आरक्षण मिलता है, ठीक है, जैसे महिलाओं को मिलती है, उसी प्रकार पर्यावरण को क्या मिलना चाहिए, सुरक्षा मिलना चाहिए, वही बोला जा रहा है। तो पर्यावरण एक जीवन का आधार है। क्या है, जीवन का आधार है। अतः पर्यावरण की सुरक्षा को हम पर्यावरण कहते हैं। क्या कहते हैं, मतलब पर्यावरण की सुरक्षा को हम क्या कहते हैं, पर्यावरण कहते हैं। तथा पर्यावरण के लिए वृक्षारोपण का, वृक्षारोपण का अर्थ क्या होता है कि वृक्ष रोपना, जैसे आप जगह जगह पर वृक्ष रोपिए। साथ ही साथ वृक्षों की कटाई पर रोक लगाना। सबसे अधिक जहाँ पर कटाई हो रहा है वृक्ष के, वहाँ पर क्या करना चाहिए, वृक्ष के कम कटाई करना चाहिए। नहीं कि आप धर धर कटवाते रहे तो अपना जीवन भी खतरा में डाल रहे हैं। यही बोला जा रहा है जीवन के आधार है पर्यावरण। तो ये कैसा लगा क्वेश्चन, ये हमें आप जरूर बताइएगा। और इसे 2 नंबर में फिक्स एक आप आ सकता है, तो इसे आप जरूर याद कर लेंगे, ठीक है। और ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, तो आप इसे जरूर याद रख लेंगे। ज़्यादा खास कर ये क्वेश्चन हम करें, क्योंकि देखिए बंद अर्थव्यवस्था क्या है, ये आपके ज्योग्राफी में भी पूछा जाता है और पॉलिटिकल साइंस में भी पूछा जा रहा है, और हिस्ट्री में शायद आपको ये नहीं पूछा जाता है, लेकिन आप हिस्ट्री वाले भी स्टूडेंट के लिए इसके बहुत फायदेमंद है, ठीक है। तो इसमें कहा जा रहा है कि बंद अर्थव्यवस्था क्या है, तो इसका उत्तर देखिए, वैसे अर्थव्यवस्था जिस पर आयात व निर्यात, आयात का अर्थ है कि किसी से आया, और निर्यात का अर्थ है किसी से भेजा, पर प्रतिबंध लगाया जाता है। प्रतिबंध मतलब किसी आने नहीं देता और नहीं जाने देता है, हो गया। अर्थात इसमें बाहरी देश का कोई व्यापारिक गतिविधि नहीं आ सकती। कोई व्यापारी बाहरी देश का बोला ना, कोई बाहरी देश का व्यापारी किस भारत में नहीं है। जैसे मान लीजिए यहाँ पर ब्रिटेन हो गया, ठीक है, यहाँ पर ब्रिटेन, यहाँ पर भारत है, और यहाँ पर के जो ब्रिटेन के जो व्यापारी है वो क्या करेंगे, भारत में नहीं आ सकते, उसे ही बंद अर्थव्यवस्था कहते हैं। और साथ ही साथ भारत के जो व्यापारी है वह ब्रिटेन में नहीं जा सकते, वही अर्थव्यवस्था बंद अर्थव्यवस्था कहलाता है। और साथ ही ऐसी अर्थव्यवस्था सामान्यतः आत्मनिर्भर होती है। आत्मनिर्भर मतलब कि अपने पर कुछ बना सकते, जैसे खाना बनाना हो तो आपको खुद बनाना होगा, नहीं कि आप दूसरे देश से मंगा सकते हैं, या चाहे कुछ भी, जैसे कोई भी मशीन मंगवाना हो तो आपको खुद बनाना पड़ेगा, नहीं कि बाहरी देश से मंगवाना होगा। यही क्या कहलाता है, बंद अर्थव्यवस्था कहलाता है। बंद अर्थव्यवस्था घरेलू का अर्थव्यवस्था है, इसमें देश के अंदर ही उपलब्ध कराया जाता है, मतलब घरेलू है। क्या है, बंद अर्थव्यवस्था। जैसे मान लीजिए एक जिला से एक ही जिला में आप सामान ले सकते, बाहर नहीं जा सकते, वही इस प्रकार इसमें है, ठीक है। तो ये कैसा लगा क्वेश्चन में जरूर बताइए, और इसमें हम कह रहे हैं कि डबल स्टार मार्क लगा लीजिए, यह वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। चलिए, और इसमें देखिए नाम सुनने से लग रहा है कि राजनीतिक न्याय क्या है, राजनीतिक न्याय क्या है इसके बारे में। तो आप सोचिए थोड़ा सा, न्याय का जो अर्थ आया है किस में, पॉलिटिशियन में, जैसे नेता होता हो गया, उसमें क्या होता है, न्याय। तो न्याय का अर्थ क्या होना चाहिए, इसमें देखिए उधर देखिए, राजनीतिक न्याय का मतलब है राजनीतिक में सभी प्रकार के भेदभाव, क्या होता है, राजनीतिक में सभी प्रकार के भेदभाव की समाप्ति, वैसी स्थिति जिसमें राजनीतिक क्रियाओं का संचालन धर्म, जाति, क्षेत्रवाद के आधार पर न होकर समानता के आधार पर होता है, तो हम उसे राजनीतिक न्याय कहते हैं। थोड़ा सा इसके बारे में हम समझ लीजिए। कहा जा रहा है कि राजनीतिक न्याय का मतलब राजनीतिक में सभी प्रकार के भेदभाव। भेदभाव का अर्थ क्या होता है, आप समझिए, भेदभाव का अर्थ क्या होता है, मतलब भेदभाव जैसे एक जाति ये हो गया, जैसे ये हो गया चमार हो गया, ये हो गया दुसाध हो गया, ये हो डोम हो गया, ये हो गया यादव हो गया, ये सब क्या होगा, ये भेदभाव हो रहा है कि इसमें जाति पाति मत लिखा जा रहा है। वैसी स्थिति नहीं होना चाहिए किसमें, राजनीतिक न्याय में, वही बोला जा रहा है। साथ ही साथ क्षेत्रवाद, जैसे ये क्षेत्र इसका हो गया, ये क्षेत्र इसका, तो ये सब नहीं होना चाहिए किसमें, हमारे राजनीतिक। ये हमारे 10% बैटरी लो भी होने वाला है, तभी आप सभी क्लास जरूर लेंगे, ठीक है। होता है समानता के आधार पर हो तो उसे हम राजनीतिक न्याय कहते हैं। और राजनीतिक न्याय में किसी को न्याय दिलाना, उचित अधिकार दिलाना कि हाँ इसको अब इज्जत मिलना चाहिए, ये सब कहलाता है कि ये राजनीतिक न्याय में। तो आपको कैसा लगा क्वेश्चन, ये हमें जरूर बताइए। और ये भी हम कहते हैं कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए, बहुत खासकर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जाम 2022 वाले स्टूडेंट के लिए तो और खास करें, ठीक है। चलिए इसमें देखिए क्षेत्रवाद क्या है, क्षेत्रवाद क्या है इसके बाद कह रहे हैं। चलिए क्षेत्रवाद क्या है इसके बारे में समझिए हल्का सा। क्षेत्रवाद का मतलब समझ ही रहे हैं कि क्षेत्र के बारे में। इसमें थोड़ा सा कॉल काट दिए, और यहाँ पर चलिए, यहाँ पर कोई स्टूडेंट आके कॉल कर दिए थे, इसके कारण आप सबको दिक्कत हुआ होगा, ठीक है। तो थोड़ा सा दिक्कत मानिए। चलिए, और यहाँ से बोला जा रहा है कि क्षेत्रवाद क्या, अब क्षेत्रवाद के अर्थ समझिए कि क्षेत्रवाद यहाँ पर एक क्षेत्र है, यहाँ पर क्षेत्र है, और उतनी ही क्षेत्र के बारे में बताया जाएगा, तो क्षेत्रवाद यही कहलाता है। और इसके बारे में देखिए, किसी विशेष क्षेत्र के सामान्य जनता द्वारा अपने क्षेत्र के प्रति भावनात्मक एकता को क्षेत्रवाद कहते हैं। यह आपकी एकता का परिचायक है। क्षेत्रवाद ही क्षेत्रीय दल के कारण है। अब इसके बारे में समझिए, क्षेत्रवाद का क्या होगा, जैसे आप दरभंगा जिला में रह रहे हैं, जैसे मान लीजिए आप रहे बिहार में, और आप किसके क्षेत्र, बिहार में ही क्षेत्र में है, और वहीं की एकता होना चाहिए। बाकी आप दूसरे जो विशेष खुद रहे तो नहीं होगा, वह क्षेत्रवाद कहलाता है। अपने क्षेत्र का विकास करता है जो लोग, मान लीजिए आपके गाँव में अगर मुखिया है, ठीक है, भाई जब हम आपके बारे में समझा रहे हैं
कि मुखिया, और आपके गांव में एक मुखिया जीत गया और क्या करेगा, वही अपने ही क्षेत्र का विकास करेगा। जैसे मान लिया अपना घर का विकास करेंगे, अपने गांव का विकास, और जो दूसरे गांव में हुआ जीता वहां पर विकास करना बहुत कम कोशिश करते हैं। लेकिन बहुत से ऐसे ऐसे नेता हैं जो विकास करते भी हैं, लेकिन बहुत ऐसे नेता नहीं करते। तो आपको कैसा लगे, देखिए आपको समझाने के लिए हम कितना प्रयास करते हैं कि किसी भी प्रकार आप समझ जाएं। बाकी आपको जैसा लगे, अगर आप हमारे परीक्षा से मतलब हमारे पढ़ाई से थोड़ा सा भी संतुष्ट नहीं है तो आप हमारे पढ़ाई से छोड़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। और आपको ये बता देते हैं, अगर आप चैनल पर फर्स्ट बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बगल में बेल आइकन दिख रहा है उसको कॉल कर लीजिए, ताकि हम जितने भी 2022 के VVI 2023 के VVI प्रश्न डालेंगे उसका नोटिफिकेशन आपके पास जरूर जाएगा। तो यहाँ पर कहा जा रहा है 5 नंबर में कि मैकमोहन रेखा क्या है, और ये मैकमोहन रेखा बार बार पूछा गया ऑब्जेक्टिव में प्रश्न है, तो इसे आप 2 नंबर क्या फिक्स कर लीजिए, ठीक है। और इसके बारे में हम थोड़ा सा कहानी सुना देंगे तो अच्छा रहेगा। पहले इसका प्रश्न का उत्तर हल कर लेते हैं। मैकमोहन रेखा क्या है, तो मैकमोहन रेखा भारत व चीन को अलग रखने का सीमा है। क्या है सीमा है, इसकी शुरुआत 1914 में किया गया था, यह अरुणाचल प्रदेश में है। और इसे समझिए, आपसे ऑब्जेक्टिव में ये पूछा जाएगा कि मैकमोहन रेखा कहाँ है, तो आप क्या बताइए, अरुणाचल प्रदेश, 1 नंबर का मिल गया, ठीक है। और यह किसके किसके बीच में था, भारत और चीन के बीच में था। और इसके बारे में थोड़ा सा समझिए कि 1955 से 1954 नहीं, 1954 से ये तो 1914 में इसकी शुरुआत हुई थी। कितने में निर्धारित किया गया था, या तो शुरुआत हुआ था 1914 में। ये कैसा लगा प्रश्न हमें आप जरूर बताइएगा, ठीक है, समझ गए, चलिए बहुत बढ़िया। और ये अरुणाचल प्रदेश है, और ये सबसे VVI क्वेश्चन है। और हम कहते हैं कि जितना आप 2-3 क्वेश्चन पढ़े, इतना में से सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यही है, इसे आप जरूर, बहुत इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलिए, इसमें कहा जा रहा है कि प्रधानमंत्री के अधिकार एवं कार्यों को लिखें। अब प्रधानमंत्री का क्या कार्य है, और क्या कार्य है, और इसका क्या अधिकार है, इसके बारे में देखिए। तो प्रधानमंत्री का अर्थ क्या होता है आप तो जानते भी थोड़ा थोड़ा, लेकिन इसके बारे में अगर पढ़ लेंगे तो और अच्छा रहेगा। संविधान के अनुच्छेद 74 द्वारा राष्ट्रपति अपने कार्य के लिए एक मंत्रिपरिषद का गठन करते हैं। किसके लिए, मंत्रिपरिषद का गठन करते हैं, जिसके प्रधान को प्रधानमंत्री कहते हैं। जिसके प्रधान को क्या कहते हैं, प्रधानमंत्री कहते हैं। प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है, राष्ट्रपति करता है। कौन करता है, नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं। देश के वास्तविक प्रधान होते हैं, कौन होते हैं, देश के वास्तविक प्रधान होते हैं। विदेश और संसद के नेता होते हैं। यह लोकसभा व राष्ट्रपति के बीच कड़ी कार्य करता है। इसका कार्यकाल 5 वर्षों का होता है। और देखिए आपसे पूछा जाएगा कि प्रधानमंत्री का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है, तो ये 5 वर्ष का होता है। ये आप जरूर याद रखेंगे। साथ ही साथ इसका जो अध्यक्ष होता है प्रधानमंत्री के, क्या होते हैं, नियुक्ति कौन करता है, तो ये हमारे राष्ट्रपति करते हैं। ये आप जरूर याद रखें, और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और प्रधानमंत्री का जो कार्य है कि देश विदेश पर अच्छा खासा बातचीत करना और वहाँ से अच्छे खासे प्राप्ति करना, ठीक है। किसी अपने देश को कड़ी से कड़ी कार्य करना, ये सब गलत है, कोई अच्छा काम करना, ये हमारे प्रधानमंत्री का काम है। थोड़ा सा अनुच्छेद 74 के द्वारा है, ठीक है। ये आप जरूर याद रखें। ये भी पूछा जा सकता है अनुच्छेद 74 में किसके बारे में जिक्र किया गया, तो ये हमारे प्रधानमंत्री के बारे में किया गया, ठीक है। और इसमें देखिए मुख्यमंत्री के अधिकार एवं कार्यों के लिए वेरी वेरी 2-3 क्वेश्चन ये है। देखिए ये क्वेश्चन और ये क्वेश्चन, दोनों में से एक क्वेश्चन आपके आ सकते हैं, तो इसे जरूर याद रख लेंगे, ठीक है। चलिए, अब इसमें कहा जा रहा है कि मुख्यमंत्री के अधिकार व कार्य को लिखें। मुख्यमंत्री के अधिकार व कार्य को लिखें। मुख्यमंत्री जो कार्य के कार्यपालिका के वास्तविक प्रधान होती है, इसकी नियुक्ति राज्यपाल करती है। मुख्यमंत्री राज्य के नेता होती है। यह मंत्रियों के बीच विभागों का बंटवारा करता है। यह विधानसभा और राज्यपाल के बीच कड़ी कार्य करता है। इसका कार्यकाल 5 साल का होता है। और इसका भी जो होता है, मुख्यमंत्री का भी कितना साल का था, 5 साल का ही कार्य होता है। और साथ ही साथ आपको बता दें कि इसका जो होता है, क्या होता है, इसका जो मुख्य कार्य होता है कार्यपालिका होता है, ठीक है। वास्तविक प्रधान होते हैं, इसकी नियुक्ति कौन करता है, तो ये राज्यपाल करते हैं। कौन करते हैं, इसकी नियुक्ति कौन करते हैं, तो राज्यपाल करते हैं। और इसे प्रधानमंत्री कौन, राष्ट्रपति करते हैं। ये समझ लीजिए, प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है, तो प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है, और मुख्यमंत्री की राज्यपाल करते हैं। ये आप जरूर याद रखेंगे। और इसमें जो बंटवारा करता है, विभिन्न विभागों का बंटवारा जो करता है, कौन करता है, विधानसभा का करता है, राज्यपाल का करता है, और इसमें इसके बीच कड़ी कार्य करता है कौन, तो ये हमारे मुख्यमंत्री। कैसा लगा क्वेश्चन, ये हमें जरूर बताइएगा। देखिए आप अगर थोड़ा सा कमेंट कर देते हैं ना, तो इसमें हमारे अंदर क्या होता है कि थोड़ा सा, हाँ, बच्चे सब के कमेंट डिमांड बहुत अच्छा खासा आ रहा है, तो इसके डिमांड पे हम पूरा करते हैं। और हिस्ट्री और पॉलिटिकल साइंस इसके बाद कंप्लीट होने के बाद आपके दूसरे इकोनॉमिक्स हो गए, साइकोलॉजी हो गए, ये सब धीरे धीरे लाते रहेंगे। सिर्फ अकेले हैं इसीलिए लेट से वीडियो आता है, लेकिन आएगा जरूर, ठीक है। राजनीतिक पार्टी किसे कहते हैं तथा इसके कार्य को लिखें। राजनीतिक पार्टी क्या है, आप जानते हैं कि पॉलिटिकल साइंस पढ़ रहे हैं और इसके बारे में पता नहीं होगा तो क्या फ़ायदा, बताइए। और ये इम्पोर्टेंट में इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है।
वह पार्टी या दल जो राजनीतिक में भाग लेती है, वह पार्टी जो राजनीतिक में भाग लेती है उसे हम राजनीतिक पार्टी कहते हैं। इसके कार्य इस प्रकार है, मतलब राजनीतिक पार्टी का अर्थ समझ गए कि कोई संसद हो गया, मतलब जैसे मान लीजिए 5-6 गो राजनीतिक पार्टी है और जो भाग लेते हैं उसे हम राजनीतिक पार्टी करते हैं। इसका जो कार्यकाल होता है निर्वाचन में भाग लेना, कि बोले ना भी कि निर्वाचन में भाग लेना कि एक सदस्य हो गया, क्या इसमें कौन सा नेता खड़ा होंगे और कौन जीतेंगे, ये हो गया। शासन चलाना और 5 साल तक शासन करना, ये हो गया, ठीक है। कानून का निर्माण करना और कानून का अच्छा प्रयोग करना या खराब प्रयोग करना, इसके तो ऊपर डिपेंड करते हैं। सरकार के कार्य पर निगरानी रखना, सरकार के जो कार्य होते हैं उस पर निगरानी करना, जैसे हो गया आपके सड़क वड़क बनवाना और नल उल बनवाना, ये सब क्या है, ये सब निगरानी करते कौन, ये हमारे राजनीतिक पार्टी सब करते हैं। जैसे मुखिया हो गए, सरपंच हो गए, विधायक हो गए, ये सब क्या करते हैं, यही नहीं करते। साथ ही साथ जनता के कार्य के लिए कानून या नीति का निर्माण करना, और जनता के कार्य करते हैं इसके लिए कानून का भी नीति का भी प्रयोग करते हैं। लेकिन ये तो भ्रष्टाचार ही चल रहा है देश में, क्या बताए। भारत में सबसे ज़्यादा भ्रष्टाचार अगर देखा जाए, समझ लीजिए थोड़ा सा, अगर ये बुरा लगे, कोई भी स्टूडेंट को बुरा लगे तो मेरे चैनल पर मत आइएगा। फर्स्ट बार उधर है, आप मेरे साथ पॉलिटिकल साइंस पढ़ रहे हैं तो अगर आपको बुरा लगे तो हमसे दूर रह सकते हैं, क्योंकि मेरा बात जो है ना पॉलिटिकल साइंस में सबसे बेकार निकलता है, क्योंकि मुझे बोलने का ही आदत पड़ गया हल्का तरह इसमें बोलते थे। देखिए सबसे पहले जो है भारत में और अमेरिका के बारे में थोड़ा सा अमेरिका की बात आते हैं, बहुत मज़ेदार वीडियो थोड़ा सा चलेगा। देखिए अमेरिका है ना सबसे पढ़ा लिखा आदमी तो नहीं है, लेकिन जो भी यहाँ का जो बच्चा है ना पढ़ा लिखा सबसे हाई क्लास में निकलता है। और अमेरिका में देखिएगा, अमेरिका में बहुत विकसित है, लेकिन किस लिए 50% आपको इंडियन मिलेगा, अमेरिका में गया हुआ है, ठीक है। और इंडिया में जैसे मान लीजिए आप इंडिया में अगर जॉब करें और अच्छा खासा आपको पोस्ट मिल गया और आपको इंडिया में दे रहा 50,000 और अमेरिका में दे रहा 80,000, तो आप क्या कीजिए, अमेरिका ही जाना, 1.5 लाख कर देगा तो क्या कीजिएगा, आप अमेरिका जाना पसंद करेंगे और घूमना भी पसंद। तो इसीलिए अमेरिका में जो सबसे मतलब भारत में जो सबसे ज़्यादा जो भ्रष्टाचार है वो हमारे नेता सबसे है, बहुत लूटता है। 1 लाख का सड़क बनवाता है और 10 लाख रुपया निकालता है, क्या बात है, छोड़ो। लेकिन ये सब बात हम कहेंगे कि अब सभी इसे थोड़ा सा, लेकिन जैसे जयप्रकाश नारायण बोले, भगत सिंह बोले कि इस प्रकार का होना चाहिए, लेकिन ऐसा बहुत कम हो पाता है, ठीक है। लेकिन चलते हम अपने, बकवास तो बहुत हो गया होगा, लेकिन इसके लिए सॉरी, अगर बुरा लगा होगा तो दिल से मेरे सॉरी है, ठीक है। चलिए बुरा लगा है कि सही लगा, हम जो बोले हैं वो आपको बुरा लगा है या सही लगा है, अब बताइएगा ज़रूर, कमेंट के माध्यम से बताइए। यहाँ से आप चैट में कीजिएगा तो ये मज़ा नहीं आएगा, आप हमें कमेंट के माध्यम से बताइएगा। 9 नंबर की सामाजिक और आर्थिक न्याय क्या है, अर्थ स्पष्ट करें। सामाजिक न्याय और आर्थिक न्याय, आर्थिक मतलब इकोनॉमिक, सामाजिक मतलब सोशल, मतलब जैसे सोसाइटी हो गया, इसके बारे में, ठीक है। तो इसके बारे में समझिए, सामाजिक और आर्थिक न्याय का अर्थ होता है कि समाज में निवास करने वाले लोगों के वर्गों के समान अवसर को कहते हैं, अर्थात वैसी स्थिति जिसमें लोगों को मान मर्यादा रह सके। मान मर्यादा का अर्थ क्या होता है कि उसको अच्छा खासा इज्जत मिल सके, नहीं कि आप पूरा का पूरा मान मर्यादा घटा दिया जाए, और लोगों को गरीबी और बेकारी से निजात मिल सके, उसे हम सामाजिक व आर्थिक न्याय कहते हैं। अभी आपको बताया कि इकोनॉमिक्स का अर्थ क्या होता है, आर्थिक का क्या होता है, इकोनॉमिक्स होता है, सामाजिक का सोसाइटी होता है, ठीक है। सोसाइटी समाज भी बोल सकते हैं, ठीक है। उसमें क्या मान मर्यादा होना चाहिए, किसमें, समाज में जितने भी लोग रहे, आपके मम्मी पापा हो गए, जितने भाई बहन हो गए, उनसे क्या समाज में इज्जत मान मर्यादा होना चाहिए। साथ ही साथ आपके जो न्याय होना चाहिए, जैसे आप मान लीजिए गरीब है और आपके पिताजी गरीब है, तो उसके क्या हो रहे हैं, गरीबी से थोड़ा सा आगे बढ़ाना चाहिए, बेकारी से ऊपर बढ़ाना चाहिए, निजात मिल सके, ठीक है, वही बोला जा रहा है। तो इसमें सामाजिक व आर्थिक न्याय कहलाता है, ठीक है। बहुत अच्छा लगा, चलिए बहुत बढ़िया। और ये बताइएगा, ये सबसे लग रहा है कि हमें इम्पोर्टेंट ही क्वेश्चन है कि गठबंधन की सरकार किसे कहते हैं, गठबंधन की सरकार किसे कहते हैं। तो गठबंधन की सरकार का तात्पर्य यह है कि जब किसी राजनीतिक पार्टी को पूर्ण बहुमत प्राप्त नहीं होता है तो चुनाव के पहले या चुनाव के या 2 या उससे अधिक दल के साथ मिलकर सरकार का निर्माण करती है, उसे गठबंधन की सरकार कहते हैं। अब इसके बारे में समझिए, गठबंधन की सरकार के बारे में, गठबंधन की सरकार का तात्पर्य यह है कि जब किसी राजनीतिक पार्टी को पूर्ण बहुमत नहीं मिलता। पूर्ण बहुमत का अर्थ समझिए कि मान लीजिए उसको खड़ा होना था, ठीक है, और वोट में खड़े होंगे और इसको मिलना चाहिए 500 वोट और इसको मिला कितना, 200 वोट, तो ये पूर्ण बहुमत नहीं ना हुआ, आपको जीते 500 पे, तो ये नहीं मिला ना, तो आप हार गए, ठीक है। नहीं मिला तो चुनाव के चुनाव के 2 या उससे अधिक दिन पहले ही मिलकर सरकार का निर्माण करती है, उसे ही गठबंधन की सरकार कहते हैं। चुनाव के 2 दिन पहले से ही इसका गठबंधन करने लगता है, उसे कहते हैं। और ये हमारे ख्याल से इम्पोर्टेंट में इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। दल बदल क्या है, दल बदल कानून क्या है, दल बदल क्या है, ये से किसी प्रकार के भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है।
और इसे हम कहेंगे कि आपको ये 5 नंबर में भी पूछा जा सकता है कि दल बदल कानून क्या है, इसके बारे में लिखें और इसके विशेषताओं को लिखें। तो ये इस पर शॉर्ट क्वेश्चन है, इसे आप ज़रूर याद रखें, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जाम। चलिए इसमें कहा जा रहा है कि दल बदल क्या है। दल बदल क्या है? दल बदल का शाब्दिक अर्थ होता है एक दल को छोड़कर दूसरे दल में चले जाना। अब मान लीजिए ये हो गया दल, एक दल हो गया, एक दलिया हो गया। ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस हो गया, एक कांग्रेस का है, सॉरी ये कांग्रेस का है, देखिए कांग्रेस, भाजपा और कांग्रेस, यही होना था। दोनों में से कोने में चल जाएगा, एक दल को छोड़कर दूसरे दल में चल जाना क्या कहलाता है? दल बदल कहलाता है। जब कोई राजनेता किसी राजनीतिक दल के चुनाव चिन्ह के साथ जीतता है और बाद में अपने स्वार्थ के लिए दूसरे दल की सदस्य स्वीकार लेते हैं, उसे ही दल बदल, राजनीतिक दल बदल कहते हैं। देखिए अब क्या कहा जा रहा है कि आप मान लीजिए आप अच्छा स्वयं से, मतलब आपको जनता ने क्या किया, आपको अच्छा खासा पोस्ट प्राप्त करवा दिया, अच्छा खासा पोस्ट का अर्थ समझिए कि आपको जिता दिया, और वहाँ के बाद आप क्या किए, दूसरे दल में स्वीकार कर लिए। आपको इस दल में नहीं जाना था लेकिन आप उससे दूसरे दल में चले गए, तो उसमें आपको क्या होगा उस समय। तो ऐसी प्रक्रिया आए दिन होती जा रही है, इसीलिए सरकार ने 61वें संविधान संशोधन के तहत 1985 में दल बदल को गैर कानूनी घोषित कर दिया, और इसे क्या कर दिया कि आप गैर कानूनी में जा रहे थे, इसीलिए आप इसमें दल बदल कानून बंद हो गया है। ठीक है, तो इसे ही कहते दल बदल कानून कहते, किसके? संविधान अनुच्छेद या संविधान का कहते 61वें के तहत। ठीक है, कैसा लगा क्वेश्चन ये हम यहाँ पे देखिए, इस क्वेश्चन को हम कह रहे हैं बहुत इंपॉर्टेंट है और इसे आप जरूर याद रख लेंगे। और आप सबको हम कह रहे हैं कि सेट 1, 2, 3 आप जाके लिंक डिस्क्रिप्शन में वहाँ जाके जरूर देख लीजिएगा। ठीक है, चलिए इसमें कहा जा रहा है कि राजनीतिक दल बदल किसे कहते हैं, इसके क्या परिणाम है। राजनीतिक दल बदल का तात्पर्य है कि जब संसद या विधायक अपनी पार्टी को छोड़कर किसी दूसरे पार्टी में शामिल हो जाता है या अपनी अलग पार्टी बना लेता है, उसे हम राजनीतिक दल बदल कहते हैं। किसमें? संसद हो और क्या विधायक, दो ही हो, पार्टी को छोड़कर किसी दूसरे पार्टी में शामिल हो जाता है, वो अपना पार्टी छोड़कर क्या करता है, दूसरे पार्टी में शामिल हो जाते हैं, या अपनी अलग पार्टी बना लेता है, या कोई अपना पार्टी बना लेते हैं जिसके कुछ नाम देते हैं, उसे ही राजनीतिक दल बदल कहते हैं। चलिए इसके बारे में समझिए कि राजनीतिक दल बदल का मूल्य उद्देश्य सत्ता को प्राप्त करना है। क्या है? राजनीतिक दल बदल कानून का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो सत्ता प्राप्त करना। जैसे आपको मुखिया का हो गया या सरपंच का हो गया, वहाँ पर क्या है, सत्ता प्राप्त करना, कि हमें जीतना है, यही एक सत्ता प्राप्त हो सकता है। ठीक है, राजनीतिक दल बदल का सबसे घातक परिणाम यह हुआ कि केंद्र का अस्थायी सरकार नहीं बन सका, मतलब अस्थायी सरकार नहीं बन पाया अभी तक केंद्र सरकार में। जैसे केंद्र शासित प्रदेश हो गया, इसमें क्या हुआ, अस्थायी सरकार अभी तक नहीं बन पाया। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। और बीमारू राज्य क्या है, इसे आप जरूर याद देखिए। इसमें जो था ना 12 नंबर ये क्वेश्चन और एक ये क्वेश्चन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, दोनों में से एक क्वेश्चन जरूर आएगा, ये आप कर देते हैं। अब आपको डिपेंड करता है, आप याद करते नहीं करते, आप पे डिपेंड करता है। मेरा काम है आपको पढ़ाना, अगर आपको समझ में नहीं आ रहा तो दूसरा चैनल देखिए, और समझ में आ रहा तो मेरा फॉलो कीजिए और आप कॉपी में नोट करते चलिए, और हो सके तो पेड कोर्स वाला भी ज्वाइन कर सकते हैं। बीमारू राज्य से आप क्या समझते हैं? बीमारू राज्य से आप क्या समझते हैं? तो बीमारू राज्य का तात्पर्य है कि भारत का वह स्थान जहाँ बिजली, जल, संचार, परिवहन, स्वास्थ्य, शिक्षा का अभाव हो। क्या कहता है बीमारू राज्य? बीमारू राज्य का अर्थ क्या हुआ कि जहाँ पर आपको पानी की भूखमरी, पानी नहीं मिला तो आप क्या कीजिए, बीमारी होगा। खाना नहीं मिला क्या हो रहा है, बिजली नहीं मिला तो मच्छर काटेगा तो बीमारी होगा, ये हो गया। संचार, परिवहन, ये सब क्या है, शिक्षा अभाव, ये सब क्या है, ये सब का अभाव है, वह स्थान बीमारू राज्य कहलाता है। जैसे कुछ भारत में भी है, जैसे बिहार हो गया, मध्य प्रदेश, राजस्थान और उत्तर प्रदेश। अब ये बीमारू राज्य का अर्थ ये नहीं समझिए क्या बीमार ही लोग यहाँ पर हैं, ये नहीं है, ये अलग है बीमारी राज्य। बिजली का अभाव है, बिजली नहीं मिल रहा, जल, अच्छा खासा पानी नहीं मिल पा रहा, संचार, परिवहन, संचार का अर्थ है कि एक देश से दूसरे देश में मैसेज करना, ये स्वास्थ्य, शिक्षा, स्वास्थ्य नहीं रहेगा तो कैसे विकास कीजिए, ये कहला रहा है, यही बीमारी राज्य गलत है। और नंबर 1 पर बिहार है, और इसके मध्य प्रदेश, राजस्थान और आपके उत्तर प्रदेश, ये सब आपके बीमारू राज्य हैं। और ये आपके सामने 15 नंबर की 14 नंबर है, राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 पर टिप्पणी लिखे। तो भारत आज़ादी के समय 556 देशी रियासतें थे, 565 नहीं थे शायद, हमको मेरे ख्याल से 565 नहीं थे देशी रियासतें। तो इसके आपको कन्फर्म करेंगे, ये हमें लग नहीं रहा है कि ये होगा। ठीक है, रियासत जिसमें सबकी अपनी अलग अलग राष्ट्रीय रीति रिवाज थी, तथा 1953 में
फजल अली की अध्यक्षता में राज्य पुनर्गठन की स्थापना किया गया था। फजल अली किसके 1953 में ये जरूर याद रखेंगे आप, ये भाषा के आधार पर भी ये हुआ था 1953 में, भाषा के आधार पर किसके, फजल अली के नेतृत्व में या अध्यक्षता में राज्य पुनर्गठन की स्थापना किया गया था, जिसमें 16 रियासत राज्य और 3 केंद्र शासित बंटने के लिए 1955 में अपना रिपोर्ट जारी किया और उसके बाद पर 1956 में राज्य पुनर्गठन संभव हो पाया। ये आपके शॉर्ट क्वेश्चन थे और इसे आप जरूर याद रखेंगे, ठीक है। बहुत अच्छा, आगे चले। और ये हम कहते हैं कि आपको इम्पोर्टेंट में भी इम्पोर्टेंट मानना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट, कि जब भारत आज़ाद हुआ उस समय क्या क्या चुनौतियाँ आई। ये आपके लिए मान लीजिए बोर्ड एग्जाम के नहीं होगा तो आपके नॉलेज के लिए तो बहुत इंपॉर्टेंट है ना, कि जब भारत आज़ाद हो गए तो हमारा की होले न होले, ये सब तो जरूरी है ना। भाषा की लगे, अच्छा लगे, अहाँ सब बताइए तो ये भाषा ठीक लगे। चलिए अहाँ सबके जे अच्छा लगे ना वह बताए। हम यहाँ पे क्या मिथिला यूनिवर्सिटी में देखे होते शायद, हाँ वही होता है, यहीं पर ये भाषा बोला जाता है। चलिए, आज़ादी के समय भारत के सामने कौन कौन सी प्रमुख चुनौतियाँ थी, मतलब आज़ादी के समय जो भारत में क्या क्या चुनौतियाँ हुई, लड़ाई पिटाई क्या क्या हुआ, ये बताना है। तो आज़ादी के समय भारत में प्रमुख चुनौतियाँ आई, जो था ना, बहुत चुनौतियाँ आई। सबसे पहले जो था राष्ट्रीय एकता को बनाए रखने की चुनौतियाँ, मतलब राष्ट्रीय एकता, मतलब उस समय अलग अलग होने लगा, मतलब जाति था अलग, कास्ट होने लगा, ये सब क्या होना है, एकता बनना संभव नहीं हुआ, यही कह रहा है। सभी वर्गों के विकास की चुनौतियाँ, अब किस प्रकार विकास होगा, ये हमारे जातीय हो गए, उन सब का विकास होना है। संवैधानिक व्यवस्था लागू करने की चुनौतियाँ, संविधान लागू करने का, सामाजिक व आर्थिक न्याय स्थापित करने की चुनौतियाँ, और कैसे समाज में सामाजिक न्याय हो सकता है, अच्छा खासा जाति उति के छोड़ छाड़ के।